हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजवीर सिंह और निहाल कॉलेज में दो ऐसे लड़के थे जिनके बीच की दुश्मनी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। कॉलेज के पहले साल से दोनों के बीच चलती आ रही दुश्मनी आज दूसरे साल में आ चुकी थी। लेकिन इसी दुश्मनी के बीच कॉलेज में आती है सीरत। सीरत इस शहर में नए मेयर की बेटी थी और राजवीर को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। पर सीरत जहां पढ़ाई में होशियार होती है तो राजवीर था कॉलेज का फेलियर बच्चा जिसने गुंडागर्दी के अलावा आज तक कुछ नहीं किया था। पर सीरत से पहली नजर का प्यार होने पर वो उसको दूर से देखकर बोलता है, हाय रब्बा, मैं आपको बोलता रहता था मेल करा दे रब्बा सोनी कुड़ी दे नाल, पर आपने तो सीधा परियां दी रानी वर्गी कुड़ी नु कॉलेज भेजता। राजवीर के पीछे से निहाल उसके पास आता है कर बोलता है, सुनो तेरे मेरे बीच की दुश्मनी ता मैं मरते दम तक निभाऊंगा और तेरे हिस्से दी सारी खुशियां तेरी अक्खा दे सामने बर्बाद करूंगा। मैं तेरे से डरता नहीं हूँ और दुश्मनी निभानी तो हमने अपने पुरखों से सीखी है। जान जाए पर दुश्मन जिंदा ना जाए, इसलिए मेरे मुंह ना लग, वरना बेवजह ही मेरे हाथों आज तेरा खून बह जाएगा। खून किसका बहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। राजवीर अपना ध्यान निहाल से हटाकर सीरत पर लगाता है। वो सीरत को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहता था, जिसके लिए एक दिन जब सीरत कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है तो राजवीर उसके पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सीरत बोलती है, ओ हेलो, किन्नू पूछ के बैठे हो तुसे इत्थे? इत्थे मेरी सहेली ने आके बैठना है। क्यों तुसी कैंटीन दी ए टेबल खरीदी हो या जो मैं इत्थे नहीं बैठ सकदा? मेरे नाल बहुती बकवास करन दी ना जरूरत नहीं है। दफा हो जो इथों, नहीं तो तानू पता नहीं है कि मेरे पापा कौन ने। ਤੁਹਾਡੇ पापा मेरे ससुर जान गया। अब बताओ किसे नु जानना है? व्हाट द हेल, जे हुण होर बकवास कीती ना तो चुक के कॉलेज तो बाहर कटवा दूंगी मैं तुहानू। पता नहीं कित्थों कित्थों आ जांदे ने आज की मारन। इतना बोलकर सीरत कैंटीन से उठकर चली जाती है। लेकिन राजवीर को तो उससे प्यार था, इसीलिए वो हर जगह सीरत के आगे पीछे घूमता। कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज ग्राउंड में, कभी किसी क्लासरूम में, तो कभी कॉलेज के बाहर। हमेशा उसका पीछा करता। उसकी ये हरकत देखकर सीरत अपनी दोस्त नम्रता से बोलती है, यार अब बुच्चड़ जिहा जदों दी मैं कॉलेज आई हां उदों दा मेरे मंगर पे आए। पागल, कॉलेज का हैंडसम लड़का तेरे पीछे पड़ा है, तुझे तो इस मौके को लपक कर उसको हाँ कर देनी चाहिए। तू पागल है, ओदा ता मेरा कोई मेल नहीं है। सीरत की बात सुन रहा राजवीर उसके सामने आकर बोलता है, मेल कराना तो उस रब के हाथों में है, लेकिन तुम तो मेरे प्यार को अपना कर रब को एक मौका भी नहीं दे रही कि वो कुछ करे। देखो राजवीर, तुहाडा ते मेरा कोई मेल नहीं आ, तब बेवजह रिश्ता जोड़ के फिर उसनु तोड़ना ही क्यों है? इसलिए मैं कहनी आ कि असी दोवे अलग ही चंगे आ। ता मैं ता बिनती कर दी आ कि रब सानू हमेशा दूर ही रखे। सीरत की बात से राजवीर का दिल तो टूटता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता। ऐसे ही एक दिन सीरत के पिता और इस शहर के नए मेयर गुरविंदर सिंह कॉलेज में राजवीर शेखावत से मिलने आते हैं, जो कॉलेज का टॉपर था। तभी उनकी टक्कर राजवीर सिंह से हो जाती है, जो कि उनकी बेटी सीरत से प्यार करता था। उससे टकराने के बाद वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है, माफ करना बेटा जी, मैं थोड़ा जल्दी में था। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो राजवीर कहाँ मिलेगा? जी मैं ही हूँ राजवीर, बोलिए। अरे वाह, जिससे मिलने आया था उसी से टकरा गया। राजवीर बेटा, मैं सीरत का पापा हूँ। तुम्हारे डैडी से बात हो गई थी मेरी, मैंने और उन्होंने तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है। तुमको कोई इतराज तो नहीं? मेरे नाल वो भी सीरत दा रिश्ता? ना ना ना, मैं क्यों मना करूँगा, पर मेरे नाल कीवे? तुम 2 साल से कॉलेज के टॉपर रहे हो, तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा मेरी बेटी के लिए, जो इतना इंटेलिजेंट और समझदार है। ये मुझे राजवीर शेखावत समझ रहे हैं, क्या करूँ, सच बता दूं? लेकिन फिर सीरत किसी और की हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, झूठ के सहारे ही सही, मैं सीरत को अपने प्यार का एहसास तो करा सकता हूँ। कहाँ खो गए बेटा? कहीं नहीं अंकल जी। अच्छा चलो फिर मेरे साथ घर चलो, आज सीरत भी घर ही है तो तुम उसके साथ सबसे मिल लेना। गुरविंदर राजवीर को अपने साथ घर ले आता है, जहां वो उसको सीरत और उसकी दादी परमिंदर से मिलवाता है। सीरत राजवीर को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसके पास आकर बोलता है, देखो रब भी चाहता है हमारा मेल हो, अब तो तुमको भी रब की मर्जी को मान लेना चाहिए। सच्ची?
ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ बुरा तो नहीं है, पर हुन समझ नहीं आ रहा की करा ते की नहीं। सीरत अभी भी कश्मकश में फंसी होती है, लेकिन राजवीर उसके घर में रहकर उसकी दादी परमिंदर का और उसका दिल जीत लेता है, जिसके बाद सीरत को भी अब राजवीर से प्यार हो जाता है और वो अपने प्यार का इजहार करते हुए राजवीर से बोलती है। राजवीर तू सही कहंदा सी, रब दी मर्जी अगे मेरा दिल भी हार गया, तब मैनू एहसास हो गया कि मैं तेनू कितना प्यार कर दिया। आई लव यू राजवीर। देखा, रब की मर्जी थी हमारा मेल होना और हो गया। राजवीर और सीरत दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तभी गुरविंदर को राजवीर की सच्चाई पता चल जाती है कि वो टॉपर राजवीर नहीं बल्कि एक नालायक गुंडा लड़का है, जिसके बाद वो राजवीर से मिलकर बोलता है। आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने? इसलिए बोला क्योंकि मैं सीरत से प्यार करता हूँ और सीरत भी मेरे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए प्लीज आप भी इस रिश्ते को अपना लो ना। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से नहीं होने दे सकता। इसीलिए तुमने जैसे मेरी सीरत का दिल जीतकर खुद से प्यार करवाया, अब उसका दिल तोड़कर खुद से नफरत करवाओ, वरना जबरदस्ती ही मुझे उसकी शादी किसी और से करवानी पड़ेगी। राजवीर को गुरविंदर की बात मानकर सीरत का दिल तोड़ना पड़ता है, इसीलिए वो सीरत से मिलता है, बोलता है। सीरत, तुमने एक बार कहा था हमारा मेल नहीं हो सकता। मैंने तो तभी सोच लिया था कि हमारा मेल कभी नहीं होगा, लेकिन मैं ये बात तुमको अपना बनाकर बोलना चाहता था। की मतलब है तुहाडा? यही कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं बस तुमको अपने प्यार में डालकर बर्बाद करना चाहता था। झूठ बोल रहे हो ना? सीरत का ये बात सुनकर बुरा हाल हो जाता है, तो वहीं वो बैठकर रोने लगती है। तभी राजवीर उसको छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन तक तो उसका यही हाल रहता है, ना वो ढंग से कुछ खाती पीती और ना ही किसी से बात करती। लेकिन उसके पिता उसका रिश्ता राजवीर से तोड़कर निहाल से तय कर देते हैं। ये सुनकर सीरत गुस्से में अपने पापा से बोलती है। पापा, तुसी इतना किਵੇਂ कर सकते हो? तुसी जानते हो मैं राजवीर नु प्यार कर दिया, फिर तुसी किसी होर नाल मेरा रिश्ता किਵੇਂ जोड़ सकते हो? तेरे लिए जो सही है वही कर रहा हूँ मैं, और उस धोखेबाज की वजह से मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। मेरा दिल कहता है धोखेबाज नहीं है। सीरत रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और उसके घर में उसके और निहाल की शादी की तैयारियां चल रही होती है। उसी बीच वो निहाल से मिलकर बोलती है। निहाल, मैं राजवीर नु प्यार कर दिया, मैं तुहाडे नाल विवाह नहीं कर सकती। देखो सीरत, हमारा रिश्ता हमारे परिवार वालों ने जोड़ा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर शादी से पहले राजवीर तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा भी नहीं। निहाल सीरत से मिलने के बाद सीधा राजवीर के पास जाता है और उसको अपनी शादी का कार्ड देते हुए बोलता है। ले मेरी और सीरत की शादी का कार्ड, लेकिन तू वहाँ भूल कर भी मत आ जाइयो। और एक और बात, तेरे धोखे के बावजूद भी सीरत अभी भी तेरे से प्यार करती है, इसलिए अगर तू आया तो वो बेचारी अपने सामने तेरी लाश देखेगी। निहाल सीरत से झूठ बोलता है कि वो राजवीर को नहीं रोकेगा, जबकि निहाल शादी वाले दिन राजवीर को मारने के लिए गुंडे बुलवा लेता है, जो कि अगर राजवीर शादी में आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शादी का दिन करीब आता है। आंखों में आंसू लिए सीरत गुरुद्वारे के बाहर खड़ी होती है कि तभी एक जीप मेहमानों की भीड़ को साइड करते हुए सामने आकर रुकती है और उसमें से राजवीर निकलता है। तभी निहाल के गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन राजवीर सबको मारता हुआ सीरत के पास जाता है और निहाल से उसको छीनते हुए बोलता है। सीरत को धोखा मैंने उसके बाप के कहने पर दिया था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसकी शादी तेरे जैसे राक्षस से करा दे। सीरत मेरी है और इस दुश्मनी के बीच मैं अपना प्यार नहीं कुर्बान करूंगा। पता था मुझे, लेकिन मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ जितना तू सोचता है। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि ये लव स्टोरी पूरी हो सके। और सुन, जिस चीज पे मेरा हक नहीं होता है ना, मैं उस चीज पे लड़ता भी नहीं हूँ। इसलिए जा ले जा अपनी सीरत को, लेकिन ये ना सोची कि तेरी मेरी दुश्मनी खत्म होगी है। निहाल ने दुश्मनी भी बड़े शान से निभाई और आज उसकी बदौलत राजवीर और सीरत एक हो गए, जिसके बाद उन दोनों की खुशी के लिए गुरविंदर ने भी अपनी बेटी की शादी राजवीर से करवा दी और इस तरह रब ने इन दोनों का मेल करवा ही दिया। देविका एक बहुत ही फैशनेबल और दिल फेक किस्म की लड़की थी।
जो भी लड़का उसके पास प्रपोजल लेके आता वो उसे हाँ ही कह देती और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती। कुछ दिनों तक उसके साथ घूम फिरकर उससे ब्रेकअप कर लिया करती और सबकी नजरों में एक सीधी शरीफ लड़की बनकर रहा करती थी। वहीं उसकी माँ देवकी थोड़ी लालची किस्म की औरत थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कहती थी और ना ही उससे कुछ पूछा करती थी। ऐसे ही एक दिन देविका के लिए एक बहुत ही अमीर घर से आरुष नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट होता है पर विकलांग होता है। आरुष की माँ जानवी देविका को देखने के लिए अपने छोटे बेटे आर्यन के साथ उनके घर जाती है, जहाँ उसकी माँ देवकी उनसे बोलती है, अरे बहन जी, आप आरुष को लेकर नहीं आई? वो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको आरुष के बारे में बता दूं, उसके बाद ही मैं आपको आरुष से मिलवाऊं। हाँ हाँ बहन जी, बताइए ना, क्या बताना है? वो बहन जी, हमारा आरुष चल नहीं सकता। वो क्या है ना, उसका एक कार एक्सीडेंट में। पर आप चिंता मत कीजिए बहन जी, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अरे मैं कैसे मान लूं बहन जी? एक तो आपका बेटा विकलांग है, ऊपर से मेरी बेटी खुश कैसे रहेगी उसके साथ? जानवी आरुष और देविका के रिश्ते के लिए देवकी को मनाती है और उनसे कहती है, आप शादी की भी चिंता मत कीजिएगा, जो भी होगा सब हमारी तरफ से होगा। आप बस अपनी बेटी को एक जोड़े में मेरे बेटे के साथ विदा कर दीजिए। हमें सिर्फ एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए आरुष के लिए। ये सुनकर देवकी मन ही मन बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी देविका को भी किसी तरीके से मना लेती है और कुछ ही दिनों में आरुष और देविका की शादी हो जाती है। शादी के बाद देविका एक अच्छी बहू होने का नाटक करती है और घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है, साथ ही अपने देवर पर लाइन मारना भी शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन वो आर्यन के पास जाकर बोलती है, क्या हुआ देवर जी, ऐसे अकेले क्यों हो? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने कभी नहीं सोचा इन सब के बारे में। देविका रोज आर्यन के पास जाकर उससे बात करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते आर्यन भी अपनी भाभी को भाव देने लगता है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही देविका सबकी आंखों में धूल झोंकना शुरू कर देती है और अपना ज्यादा से ज्यादा समय आर्यन के साथ बिताती है। ऐसे ही एक रात आरुष अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो उस पर आंख बंद करके विश्वास करता रहता है, पर देविका उसकी आंखों में धूल झोंकती है। ऐसे ही एक दिन आरुष देविका के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी ऑर्डर करवाता है और रात को उसको गिफ्ट करता है, जिसे देखकर देविका मुंह बनाते हुए बोलती है, ये भी कोई गिफ्ट है आरुष? मेरे पास पहले से ही इतनी सारी साड़ियाँ हैं, ऊपर से तुम ये और एक और ले आए। इतना बोलकर देविका गुस्से में वहाँ से अपने देवर के कमरे में चली जाती है, जहाँ आर्यन उसको एक सेक्सी सी नाइटी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर देविका बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाकर बोलती है, वाओ, कितनी प्यारी नाइटी है। हाँ, प्यारी है पर तुमसे कम। अब इसे जल्दी से पहन कर आओ अभी। देविका वो नाइटी पहन कर आती है, जिसमें वो बेहद ही सेक्सी लग रही होती है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर बातें करने लगते हैं कि तभी जानवी पानी लेने के लिए आर्यन के कमरे से होकर जाती है, जहां उसे उन दोनों के हंसने की आवाज आती है और वो आर्यन से कहती है, बेटा तू अभी तक सोया नहीं और बहू अभी तक तेरे कमरे में क्या कर रही है? क्या बात कर रही हो माँ? भाभी भला यहाँ क्यों होंगी? मैं अकेला हूँ यहाँ, फोन चला रहा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। देविका जल्दी से खिड़की के जरिए अपने कमरे में चली जाती है, जहां थोड़ी देर बाद जानवी पानी देने के बहाने आरुष के कमरे में देविका को देखने जाती है और उसको वहीं देखकर वो कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन उसे उस पर शक होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अकेले में अपने बेटे आरुष से बोलती है, बेटा देवकी सही लड़की नहीं है,
मुझे लगता है कि वो हमारे आंखों में धूल झोंक रही है। माँ, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? जानवी आरुष को सारी बातें बताती है, जिस पर आरुष को भी देविका पर शक होता है और वो उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने भाई और बीवी को एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देख लेता है, पर देविका की खुशी के लिए वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर देविका आर्यन के फोन में एक दूसरी लड़की की चैट पढ़ लेती है, जिसमें आर्यन उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसके सामने आर्यन की सारी सच्चाई आ जाती है, जिस पर वो बोलती है, आर्यन, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम किसी लड़की को ब्लैकमेल भी कर सकते हो। मैं ये बात पूरे घर वालों को बता दूंगी। बड़ी सच्चाई की मूर्ति बन रही है। तू मुझे अच्छे बुरे का पाठ पढ़ाने चली है, जो खुद अपने भगवान जैसे पति को धोखा दे रही है। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है, पर मैंने तुम्हारी तरह कोई नीच हरकत नहीं की और ना ही किसी की जिंदगी बर्बाद करी है। अरे भूलो मत कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ। ये बात हम दोनों को पता है, दुनिया को नहीं। मैं सबको बताऊंगा। तुमने मुझ पर लाइन मारी और हम दोनों का अफेयर चल रहा था। वो मेरे पति हैं और मुझे पता है कि वो मेरी बात पर ही यकीन करेंगे। देविका जल्दी से आर्यन का फोन लेकर वहाँ से भाग जाती है और अपने पति को फोन देकर आर्यन का असली रूप अपनी सास और अपने पति को दिखा देती है, जिस पर उसकी सास बोलती है, नास पीटी करमजली, मुझे सब पता है कि तू कैसे हर लड़कों पे अपना मुंह मारती रहती है। तूने ही कुछ किया होगा और नाम मेरे बेटे पे लगा रही है। मैं सच बोल रही हूँ। आर्यन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरी गलती थी कि मैं उसके करीब गई, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर आर्यन को सजा जरूर मिलनी चाहिए। आरुष जी, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। जानवी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकालने लगती है, पर आरुष अपनी माँ को ऐसा करने से रोक देता है और देविका को ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर आरुष समझ जाता है कि वो अब बिल्कुल सुधर गई है, जिसके बाद वो बोलता है, तुम सुधर गई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी बीवी वापस मिल गई। आरुष की ये बातें सुनकर देविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास से भी माफी मांगती है। ये सब देख जानवी भी उसे माफ कर देती है और अपने बेटे का साथ देते हुए वो आर्यन को उसकी गलतियों की सजा देती है और घर से भी निकाल देती है। अब देविका भी सच्चे दिल से अपने पति को अपना लेती है और दिन रात उसकी सेवा करती है। आरुष देखते ही देखते बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो चलने भी लगता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।